हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्विक रिवीजन पॉइंट्स करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बेसिक फॉर्मूला एंड कन्वर्जन। मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू दूरी इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, समय इंटू गति। एक तो आपको ये पता होना चाहिए और दूसरा आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, बिकॉज मेनली जो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर अपनी स्पीड की जो यूनिट्स हैं, एक तो किलोमीटर पर आवर है, दूसरी मीटर पर सेकंड है। तो जब आप किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड जाना चाहते हो तो इसको याद करने का ही तरीका है। हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक तो 5/18 और एक 18/5। तो जब आप किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड जाना चाहते हो, यानी कि छोटी यूनिट की तरफ, मीटर और सेकंड दोनों छोटे हैं किलोमीटर और आवर से, तो हम छोटी वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। और जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना चाहते हो, यानी कि बड़ी यूनिट की तरफ, तो हम बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारी स्पीड होती है उसको 18/5 से, और हमारी किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाती है। ठीक है। और पॉइंट 2 है रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसका मतलब है कि भाई अगर इन तीनों में से एक चीज़ कांस्टेंट हो, एक चीज़ बदल ना रही हो, या फिर दो सिचुएशंस के लिए एक चीज़ सेम हो, तो भाई बाकी दोनों का एक दूसरे से रिलेशन क्या होता है। अच्छे से समझाता हूँ, देखो। मान लो सबसे पहला केस है, अगर हम टाइम को कांस्टेंट लें तो हम ये देखते हैं कि स्पीड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होती है, इनके बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है। तो भाई टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है कि भाई दो बंदे हैं, एक तो ए और एक बी। ठीक है। और ये दोनों सेम टाइम के लिए बाइक चलाएंगे। मान लो 5 घंटे, हमने मान लिया कि ए भी 5 घंटे के लिए बाइक चलाएगा, बी भी 5 घंटे के लिए। तो एक बात बताओ कि अब आपको पता लगेगा कि स्पीड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। जिसकी स्पीड डबल होगी, मान लो बी की स्पीड 1 है और ए की स्पीड 2 है, तो जिसकी स्पीड डबल होगी, बिकॉज टाइम कांस्टेंट है, दोनों सेम टाइम के लिए जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस भी डबल ट्रेवल करेगा। जिसकी स्पीड 3 गुना होगी वो डिस्टेंस भी 3 गुना ट्रेवल करेगा। मतलब स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है। अगर मैं ये बताऊं कि ए और बी ने सेम टाइम लिया है कहीं पर जाने के लिए, ठीक है, सेम टाइम के लिए चले हैं, तो इनकी स्पीड्स का रेशियो 3:2 है, तो इनके डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो भी 3:2 होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट होता है। अब दूसरा पॉइंट है, अगर मैं ले लूँ स्पीड को कांस्टेंट, स्पीड को, कि भाई यही जो ए और बी बंदे हैं, यहीं पर ले लेते हैं, ये जो ए और बी बंदे हैं, ये कहीं पर बाइक पर जा रहे हैं। ठीक है। और अब की बार इनकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भाई टाइम। तो इनकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि दोनों 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जो जितने टाइम के लिए चलेगा वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अगर ए बी के कंपैरिजन में डबल टाइम के लिए चला, ये 1 घंटा चला, ये 2 घंटा चला, तो इसका डिस्टेंस भी उससे डबल होएगा। मतलब कि जो भी इनके टाइम का रेशियो होगा वही इनके डिस्टेंस का रेशियो, मतलब टाइम और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है एग्जैक्टली, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो। ज़्यादा टाइम तक गाड़ी चलेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। अब तीसरी बात आती है, जो कि कॉमनली, बिकॉज इनका रेशियो इनवर्स होता है, तो इसीलिए आपसे पूछता है। तीसरी बात है, अगर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो, कि ए और बी जो दो बंदे हैं, ये एक ही कॉलेज के बंदे हैं। ठीक है भाई, एक ही कॉलेज के बंदे हैं ये दोनों, और एक ही घर में रहते हैं, दोनों भाई हैं। तो घर से कॉलेज तक जाते हैं, मतलब कि इनका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर कॉलेज 20 किलोमीटर दूर है तो दोनों 20 किलोमीटर दूर जाते हैं और दोनों बाइक चलाते हैं। तो अगर ए की स्पीड बी की स्पीड से डबल है, तो ए का जो टाइम है वो बी के कंपैरिजन में आधा होगा। अगर स्पीड डबल है तो टाइम आधा लगेगा, स्पीड 3 गुना है तो टाइम 1/3 लगेगा। मतलब कि दो सिचुएशंस के अंदर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उनकी स्पीड का जो भी रेशियो है उनके टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक अगर कुछ गुना बढ़ेगा तो दूसरा उतने ही गुना घटेगा। इस टाइप से आप समझ सकते हो। ठीक है। तो एक्चुअल में तो इनकी ये रिलेशन है, बाकी जब आप क्वेश्चंस इनके करोगे तो आपको असली में प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज करते हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू ही आ सकता है। देन पॉइंट नंबर 3 है एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड होती है जब हमने जर्नी का अलग अलग पार्ट अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल किया हो, अलग अलग स्पीड पर। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज स्पीड कितनी रही है। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो पूरी जर्नी है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको मिलाकर आपने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कर लिया और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आपने टोटल कितना टाइम लिया है। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी रही है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो जैसे यहाँ पर केस है 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर को 25 किलोमीटर पर आवर से और 60 किलोमीटर डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया है, 30 और 50 80 और 60 140। और 30 किलोमीटर को 30 की स्पीड से जाने में लगा होगा 1 घंटा, 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से ट्रैवल करने में लगे होंगे 2 घंटे और 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से ट्रैवल करने में लगे होंगे 3 घंटे। तो कुल मिलाकर इसको 6 घंटे लग गए हैं भाई। तो बस अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वही अपनी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब दूसरे इसके मैं कुछ स्पेशल केसेस आपको बता देता हूँ। दूसरा ये है, देखिए कि मान लीजिए ये दो डिस्टेंस है, एक तो यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो पहले वाले डिस्टेंस को ट्रैवल किया गया a किलोमीटर पर आवर की स्पीड और दूसरे वाले डिस्टेंस को ट्रैवल किया गया b किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अगर सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल किया जाता है तो जो एवरेज स्पीड है उसका एक फॉर्मूला है, उससे भी आप निकाल सकते हो 2ab ओवर a प्लस b। ठीक है, और एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन एक एग्जामिनर क्रिएट करता है जब सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड पर करवाता है। कि मान लो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ए से लेकर बी तक वो किसी एक स्पीड पर बंदे को भेज देता है और बी से लेकर ए तक मान लो 20 पर भेज दिया और बी से लेकर ए तक वो दूसरी स्पीड पर बंदे को भेज देता है। क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन देता है उसके थ्रू। अब वो आपसे एवरेज पूछता है, तो यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस, एक बार 20 की स्पीड से एक बार 30 की स्पीड से, तो 2ab ओवर a प्लस बी, ये अपना इसका आंसर हो जाए। ठीक है, इसी फॉर्मूले से। एक तो ये हो गया। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने लायक ये है कि हमें एग्जैक्टली ये मैटर नहीं करता कि भाई कितना डिस्टेंस कितने की स्पीड पे ट्रैवल किया है, कितना कि एग्जैक्ट 30 किलोमीटर किया है, ना 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 ना। सिर्फ ये मैटर करता है कि भाई ये जो 3 अलग अलग डिस्टेंस, ये अलग अलग स्पीड पर जो ट्रैवल किए हैं, इन डिस्टेंसेस का रेशियो क्या है। स्पीड का रेशियो नहीं बोल रहा मैं कहीं, ये गड़बड़ मत कर बैठना। इन डिस्टेंसेस का क्या रेशियो है, इन दूरियों का क्या रेशियो है। मतलब अगर मैं 30 किलोमीटर की जगह 300 ले लूँ, 50 की जगह 500 ले लूँ और 60 की जगह 600 ले लूँ, तो रेशियो तो वही रहा है, तो भी आंसर वही आने वाला है। ठीक है, मतलब कि डिस्टेंसेस का सिर्फ रेशियो मैटर करता है। और इस कारण आप क्या फ़ायदा उठा पाओगे, कभी कभी एग्जामिनर आपको ये बोल देता है कि भाई, मतलब अजीब सी वैल्यू दे देता है कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया गया है जी। फिर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया गया। फिर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया गया। तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। अगर आपने एक्चुअल में 3 3 और 3 मान लिया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, बिना वजह कैलकुलेटिव कर बैठोगे क्वेश्चन को। तो हमें पता है सिर्फ रेशियो मैटर करता है, तो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लेंगे, ऐसी वैल्यू लेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देगी। जैसे मैंने यहाँ पर 24 ले ली, जो कि 24 12 और 6 तीनों से डिविजिबल है, और अपना वो जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का वो लगा देंगे। जो चौथा पॉइंट है वो है भाई रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं जो ट्रेन वाले हैं, जो गाड़ियों वाले हैं। जब गाड़ियाँ और ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं या अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। देखो, सबसे पहला एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है स्पीड का। देखो, जब भी कोई भी 2 व्हीकल्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी उनकी स्पीड्स का डिफरेंस, उनकी जो गति है उसका अंतर। अगर कोई भी 2 चीज़ें ऑपोजिट उल्टी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, ठीक है, चाहे वो एक दूसरे से दूर जा रही हो, तो मान लो ये 50 की स्पीड से दूर जा रही है 30 की स्पीड से, तो भाई 80 की स्पीड से एक दूसरे के से दूर जाएंगी, है ना। तो दूर जाने की जो स्पीड है वो 80 हो जाएगी।
और चाहे वो ऑपोजिट में एक दूसरे के पास आ रही हो, एक 30 की स्पीड से, एक 50 की स्पीड से, तो 80 की स्पीड से एक दूसरे के पास आ रही हो, तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रैवल करती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, जिस स्पीड से ओवरऑल वो मिलकर काम कर रही होती है, वो होती है उनकी स्पीड का सम। तो एक तो ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझकर उसके अकॉर्डिंग आगे एक्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट यही है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले। देन दूसरी चीज होती है जब ट्रेन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन में एक चीज दूसरी चीज को क्रॉस कर रही होती है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होती है, तो भाई जो स्पीड है वो तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जब एक दूसरे चीज को क्रॉस करती हैं चीजें, तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। तो हर एक क्रॉसिंग के अंदर, चाहे क्रॉसिंग सेम डायरेक्शन में हो या क्रॉसिंग एक दूसरे को क्रॉस करने का जो प्रतिक्रिया है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जो डिस्टेंस उस क्रॉसिंग को करने में ट्रेवल किया जाएगा, दो ट्रेनें जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी एक दूसरे को क्रॉस करने में, वो होएगा सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। जो भी दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, उन दोनों की लेंथ का सम, चाहे ये उनमें से एक पोल हो, चाहे उनमें से एक आदमी हो, चाहे उनमें से एक प्लेटफॉर्म हो, चाहे दोनों ट्रेन हो। अगर आदमी, पेड़, पोल इनकी बात हो रही है तो इनकी भी लेंथ का सम वैसे मैथमेटिकली माना जाएगा, लेकिन क्या होता है इनकी लेंथ होती नहीं, बिल्कुल छोटी सी होती है, नेग्लिजिबल, इसलिए उसको मानते नहीं, तो ट्रेन की लेंथ को ही मान लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड के अंदर ये है। लेकिन रिलेटिव स्पीड के अंदर एक और छोटा सा कंसेप्ट है, टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग। एक बार आपके सामने ये दिखाना चाहूंगा, ये है क्या, देखो यहां पर नंबर 1 ट्रेन है, यहां पर नंबर 2 ट्रेन है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब एक पॉइंट ए से चली है, एक पॉइंट बी से चली है, तो ये जो है ये पॉइंट ए पर जाना चाहती है और ये पॉइंट बी पर जाना चाहती है, तो ये दोनों बीच में कहीं ना कहीं पर मिलेंगी। तो एक दूसरे को मिलने के बाद जितना टाइम ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लेंगी, मान लो ये है T1 टाइम, सॉरी ये ट्रेन 2 ने जो टाइम लिया वो है T2 टाइम, और ट्रेन 1 ने इसको मिलने के बाद जो टाइम लिया है, मान लो मैंने वो मान लिया T1 टाइम, तो मिलने के बाद ये जो टाइम ले रही हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, उस टाइम का रेशियो, और मान लो ये जो ट्रेन 2 है इसकी स्पीड है S2, स्पीड S2, और ट्रेन 1 की स्पीड है S1, इनके बीच में एक रिलेशन होती है। देखो जो स्पीड्स का रेशियो होता है ना, S1 ओवर S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 ओवर T1। ये क्यों होता है, ये तो मैंने कंसेप्ट लेक्चर में बताया है। तो S1 के सामने S1 की स्पीड नहीं होगी, दूसरी ट्रेन की होगी, ठीक है, सॉरी उसका टाइम नहीं होएगा, दूसरी ट्रेन का टाइम होएगा, और जो टाइम है टाइम स्क्वायर रूट के अंदर होगा। ये आपको कैसे याद रहेगा, देखो स्क्वायर रूट के आखिर में टी आता है और टाइम के स्टार्टिंग में टी आता है। स्क्वायर रूट ये रूट में रहेगा, रूट के एंड में टी आता है, अंडर रूट के एंड में टी आता है, और टाइम के स्टार्टिंग में टी आता है, ठीक है। तो टाइम अंडर रूट में होएगा, स्पीड मत कर देना, क्लियर है। तो इसके अंदर एग्जैक्टली आपको 3 वैल्यूज देगा और चौथी वैल्यू के बारे में पूछ लेगा, या 2 वैल्यू देगा दूसरी का रेशियो पूछ लेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जो 5वां पॉइंट है वो है भाई रिजल्टेंट स्पीड। तो रिजल्टेंट स्पीड बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक नाव नदी में जा रही है, अगर नाव नदी की डायरेक्शन में जाएगी, मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ जाएगी, तो पानी उसको हेल्प करेगा, तो पानी की जो स्पीड है वो उसकी स्पीड में ऐड हो जाएगी। और अगर नाव नदी के खिलाफ जाएगी, पानी के बहाव के विपरीत जाएगी, तो पानी उसको भाई धकेलेगा दूसरी तरफ, उसके खिलाफ हो जाएगा पानी। तो उस वक्त जो नाव की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जितनी भी पानी की स्पीड है उतनी कम हो जाएगी। तो मान लो खड़े पानी में बोट की कुछ स्पीड है, मान लो बोट की स्पीड है b और पानी की स्पीड है किसी भी डायरेक्शन में w, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है जब पानी के बहाव में जाए बोट, तो पानी के बहाव में स्पीड हो जाएगी b प्लस डब्ल्यू, पानी के खिलाफ हो जाएगी b माइनस डब्ल्यू। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो जैसे मान लो बोट की स्पीड खड़े पानी में 8 है, पानी की 8 है, तो पानी के साथ डाउन स्ट्रीम मतलब कि पानी के साथ बोट की स्पीड 26, पानी के खिलाफ उसकी 10। एक तो आपको ये आना चाहिए, जब बोट स्पीड और वाटर स्पीड दी है तो ये दोनों निकालने आने चाहिए। और दूसरी बात, अगर मान लो आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम
इनकी स्पीड दे दी और आपको बोट की स्पीड निकालनी है, तो सिंपल सी बात है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, मतलब कि इन दोनों का सम। अगर आपको ये दोनों स्पीड दे दी कि पानी के खिलाफ वाली और पानी के साथ वाली, तो आपको करना क्या है, इन दोनों के सम को 2 से डिवाइड करोगे तो बोट की या तैरने वाले बंदे की स्पीड आ जाएगी। और जब इन दोनों के अंतर को, इनके डिफरेंस को 2 से डिवाइड करोगे तो पानी की उस बहाव की स्पीड आ जाएगी। तो इन दोनों का सम है 24, 24 को 2 से डिवाइड किया 12, तो बोट की स्पीड है इसमें, खड़े पानी में। और इन दोनों का डिफरेंस है 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, 4 पानी की स्पीड है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है, वो है भाई रेसिस, मतलब कि जब रेस लगाते हैं बंदे, रेस वाले जो क्वेश्चन हैं, तो 2 तरह से रेस लग सकती है, एक तो लीनियर और एक स्क्वायर सर्कुलर ट्रैक, जो आपके एग्जाम में जो लगती है वो इन 2 के अंदर लगती है। एसएससी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी लीनियर आता है, बहुत ही रेयर है कि सर्कुलर आएगा, लेकिन भाई ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, एक पॉइंट ही तो कराना था, तो इसलिए मैंने ये भी आपके सिलेबस में कवर कर दिया है, और ज़्यादा टिपिकल है नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको इनकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि जो लीनियर रेस है उसकी हेल्प से मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, बाकी हर एक रेस में यही काम आएगी। देखो, अगर पर्सन ए पर्सन बी को 15 मीटर से हराता है, तो इसका मतलब होता है कि भाई पर्सन ए ने जब रेस खत्म की तो जो बी है वो 15 मीटर पीछे था। और जब पर्सन ए पर्सन बी को 10 सेकंड से हराता है, कि भाई 10 सेकंड से हरा दिया, मतलब कुछ टाइम से हराता है, तो मतलब जब पर्सन ए ने रेस खत्म की तो उसके 10 सेकंड बाद जो पर्सन बी है उसने रेस खत्म की थी, उसको वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में 10 सेकंड लगे। और एक और टर्मिनोलॉजी मतलब कि जो भी चीज़ें लिखी होती हैं आपके क्वेश्चन में वो भी आपको समझ में आना चाहिए, वो रिवाइज करा रहा हूँ कि जब पर्सन ए पर्सन बी को कुछ स्टार्ट दे देता है, स्टार्ट देने का मतलब है कि वो उसको बोल रहा है कि जा तू 10 मीटर आगे से शुरू कर। तो 10 मीटर आगे से शुरू करने का क्या मतलब है कि भाई पर्सन बी 10 मीटर आगे खड़ा है और पर्सन ए एग्जैक्टली जहाँ से रेस स्टार्ट होती है वहीं पर खड़ा है, और दोनों एग्जैक्ट उसी टाइम के अंदर रेस को ख़त्म करने वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, देखो जब पर्सन ए पर्सन बी को 10 मीटर से हराएगा तो इसका मतलब दोनों इकट्ठे भागे थे और पर्सन ए ने पूरा 100 मीटर ट्रैवल कर लिया और पर्सन बी सिर्फ 90 मीटर ट्रैवल कर पाया। और ऐसे ही नीचे वाली सिचुएशन में है कि भाई पर्सन ए ने जितने टाइम में पूरा 100 मीटर ट्रैवल कर लिया, अगर 100 मीटर की रेस है तो उतनी देर में पर्सन बी सिर्फ बाकी का 90 मीटर ट्रैवल कर पाया है, क्योंकि उसने 10 मीटर का स्टार्ट दे दी। ठीक है, अब भाई आपको मैं सर्कुलर रेस के बारे में और बता दूं। देखो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई एक बंदा अगर कोई सर्कुलर रेस स्टार्ट करता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर में आएगा। तो देखो कितनी देर में आएगा, मान लो ये जो पूरा ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक 500 मीटर का है और इस बंदे की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो जब ये पूरे 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगा तो ये फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। तो 500 मीटर के डिस्टेंस को ये 10 की स्पीड से कवर करेगा, मतलब कि इसको 50 सेकंड लगेंगे। तो हर 50 सेकंड के अंदर ये बंदा स्टार्टिंग पॉइंट पर आता रहेगा, हर 50 सेकंड के अंदर। अब इस बात के ऊपर बेस्ड एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना लेगा, पता है क्या बना लेगा, यहाँ पर 2 बंदे हैं, एक बंदा ए है एक बंदा बी है, दोनों ऐसे इस तरफ भागते हैं मान लो, तो भाई ये दोनों बंदे स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको एग्जामिनर ट्रैक की लेंथ बताएगा कि भाई 500 मीटर है, मान लो जो ए है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और जो बी है इसकी स्पीड मैंने मान ली कि भाई है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, या फिर इसकी स्पीड मैंने मान ली 20 ही मान लो, चलो 20 मीटर पर सेकंड। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि जो ए है वो कितने टाइम बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा। तो ये 500 मीटर को 10 की स्पीड से 50 सेकंड में कवर कर लेगा। तो हर एक 50 सेकंड के अंदर ये जो ए है ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दिखेगा आपको हर 50 सेकंड में, मतलब कि ए जो है पहले 50 सेकंड में दिखेगा, फिर 100 सेकंड में दिखेगा एंड सो ऑन। तो जब आपको ये देखना है कि दोनों इकट्ठे कब दिखेंगे, तो आपको बी जो है वो हर 25 सेकंड में दिखेगा, हर 25 सेकंड में। तो हमें क्या करना है,
ये हर 25 सेकंड में देखेगा, ये हर एक 50 में, तो हमने 25 और 50 का एलसीएम लेना है, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। एलसीएम ऑफ 25 एंड 50 हर उतने सेकंड में दोनों बंदे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाले हैं, ठीक है। देन अब क्या होगा, ये तो एक तो बात थी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की, एक बात है कहीं पर भी मिलने की। जब दो बंदे अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हों तो इस ट्रैक के पूरे डिस्टेंस को वो एक दूसरे की स्पीड, मतलब एक इस तरफ भाग रहा है एक इस तरफ, तो एक दूसरे की स्पीड के सम से कवर करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त 500 मीटर के डिस्टेंस को, मान लो इसकी स्पीड 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरे की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो 10 + 15 25 की स्पीड से 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेंगे और 20 सेकंड में कवर करेंगे, मतलब हर 20 सेकंड में ये मिलते रहेंगे। और जब बंदे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं और एक की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड और दूसरे की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये जो पीछे वाला लाल आपको दिख रहा है, देखो ये पकड़ में नहीं आ रहा है, तो ये लाल उस हरे वाले को कब पकड़ लेगा, जब ये उससे पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा काट लेगा। देखो उसको पकड़ लिया ना, तो एक चक्कर पूरा एक्स्ट्रा काटने के लिए ये कौन सी स्पीड का इस्तेमाल करेगा, इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड का डिफरेंस, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब ये 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, तो मतलब कि हर 100 सेकंड के अंदर ये ऐसा कर सकता है और हर 100 सेकंड के अंदर ये इस हरे को पीछे से पकड़ता रहेगा, ठीक है भाई। तो क्विक रिवीजन पॉइंट्स आपके टाइम एंड डिस्टेंस के यही हैं, इनको रोज़ रिवाइज कीजिएगा। और रोज़ रिवाइज का मतलब मेरा ये नहीं होता, जब भी मैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को देख लो, ना ना, इतना टाइम थोड़ी लगाओगे। इस वीडियो को तब तक देखो भाई जब तक आपको ये लग जाए हाँ मुझे ये सारे याद हो गए, और सिर्फ एक बार देख लो, कहीं पर लिख लो, और उसके बाद रिवाइज करने का मतलब है कि आप रोज़ लिख रहे हो, कहीं लिखे हुए से भी नहीं पढ़ना है, ना ना ना, रोज़ एक रफ में लिखो और फेंक दो उस पेज को, सिंपल सी बात है, ठीक है।